नमस्ते सभी को और लेट्स गेट टेक्निकल सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं कविता अग्रवाल, ईएक्सपी इन्वेस्ट की संस्थापक, और यह 68वां एपिसोड है। हम यहाँ स्विंग ट्रेड के उद्देश्य के लिए कुछ उन्नत तकनीकों के बारे में बात करने के लिए हैं और हम आशापुरा माइंस पर एक केस स्टडी करने जा रहे हैं। क्यों आशापुरा माइंस? अधिक सटीक रूप से कहें तो आशापुरा माइंस लिमिटेड। अब इस स्टॉक में एक बहुत ही सुंदर ट्रेंड है जो बहुत लंबे समय से विकसित हो रहा है, लेकिन साथ ही यह स्टॉक बहुत अस्थिर भी है, लेकिन साथ ही यह अद्भुत स्विंग ट्रेडिंग के अवसर भी प्रदान करता है। तो आज मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि मैं इस विशेष स्टॉक का विश्लेषण कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं कई वर्षों से इस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रही हूँ और मैं ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करती हूँ जिनमें एक बहुत ही मजबूत ऐप ट्रेंड हो रहा हो। हम इस केस स्टडी को कवर करने के लिए कौन कौन सी तकनीकों का उपयोग करने जा रहे हैं। हम प्रमुख समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को देखेंगे। हम उन चरणों की पहचान करेंगे जहां मजबूत ट्रेंड होते हैं। जाहिर है हम गति का आकलन करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का उपयोग करेंगे। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन टूल्स का उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से हम ट्रेंड लाइनों का भी उपयोग करेंगे। बिना किसी और देरी के चलिए चार्ट की ओर बढ़ते हैं। 60 मिनट के वेबिनार के अंतिम 30 मिनट में हम जूम पर हमारे साथ उपस्थित प्रतिभागियों से कुछ प्रश्नोत्तर कवर करेंगे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिनका उत्तर आप मुझसे चाहते हैं तो स्टॉक अनुरोध भरना न भूलें। और सत्र के अंत में मेरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, तो 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं। वास्तव में अगर आप बने रहते हैं तो आपको उनसे लाभ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और अब मैं अपनी स्क्रीन साझा करने जा रही हूँ। तो आप में से कई लोग जो फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब या ईटी पर सत्र देखते हैं ने फुल स्क्रीन के लिए अनुरोध किया है, तो अब मैंने वह कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको खुशी होगी और मुझे पता है कि मुझे भी यह मोड पसंद है। जूम पर भी मुझे भी यह मोड पसंद है। मेरे पास कई फॉर्मेट्स चल रहे हैं, इसलिए मुझे यह समझने में कुछ समय लगा कि मैं फुल स्क्रीन व्यू में कैसे वापस जा सकता हूँ। तो किसी भी विश्लेषण के लिए मैं पसंद करती हूँ कि मैं हमेशा सबसे बड़े समय फ्रेम से शुरू करना पसंद करती हूँ ताकि घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझ सकूं। रैली या उभरते हुए ट्रेंड पर और इस स्टॉक आशापुरा माइंस पर जो मैं देख सकता हूँ वह यह है कि एक बहुत ही मजबूत अप ट्रेंड उभर रहा है। अब यह साप्ताहिक समय सीमा है जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और यह वह मुख्य ट्रेंड लाइन है जिसका मैंने उपयोग किया है। इसलिए यह मोटाई के मामले में सेटिंग 2 पर है और फिर मैंने अन्य प्रतिरोध बिंदुओं की पहचान करने के लिए उसी ट्रेंड लाइन को क्लोन किया है। अब हाल ही में 4 सितंबर 23 के आसपास इस स्टॉक ने एक प्रतिरोध ट्रेंड लाइन को पार कर लिया है और ऊपर की ओर जोन में चला गया है। अब ये सफेद आयतें जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में गति के शिखरों को चिह्नित करती हैं। तो अगर आप यहाँ आरएसआई को देखें तो ये वह जगह है जहाँ साप्ताहिक समय सीमा पर आरएसआई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो मेरे लिए यह ट्रेंड को दर्शाता है। स्टॉक पर मोमेंटम उच्च है, इसलिए इसे चिह्नित किया गया है। इसे क्यों चिह्नित किया गया है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है, और यदि आप किसी भी स्टॉक पर पिछले विश्लेषण करते हैं तो आप भी यह देखेंगे कि जिन स्टॉक्स में बहुत मजबूत मोमेंटम होता है, कि जब मोमेंटम शीर्ष पर होता है तो उसके बाद की रैली जो स्टॉक अनुभव करता है वह एक ट्रेन की तरह होती है जहां इंजन बंद हो गया है, इसलिए यह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन यह केवल जड़ता के कारण होता है। हालांकि हम जानते हैं कि यह हमेशा के लिए जारी नहीं रहेगा। किसी बिंदु पर कीमत में सुधार की प्रवृत्ति होती है और निश्चित रूप से जैसा कि तकनीकी विश्लेषण में कुछ भी होता है यह एक परिपूर्ण नियम नहीं है या यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। यह केवल कुछ ऐसा है जो बहुत बार होता है। बहुत बार क्या होता है कि जब यह मोमेंटम शीर्ष पर होता है और कीमत एक और उच्च बनाने के लिए रैली जारी रखती है तो इसमें सुधार की प्रवृत्ति होती है और यह पिछले मोमेंटम पीक पर वापस आ जाती है ताकि इसे फिर से चार्ज किया जा सके और फिर से अपने मोमेंटम को फिर से शुरू कर सके। और यह परीक्षण 2 बार कर सकता है, कभी कभी 3 बार। यह संभावित रूप से एक बहुत अच्छा प्रवेश बिंदु बन जाता है और यही वह चीज है जिस पर मैं ध्यान देना पसंद करता हूँ और इसलिए मैंने इसे इस आयत का उपयोग करके चिह्नित किया है। अब आप देखेंगे कि इस आयत की सफेद सीमा और हरे रंग की भराई है। अब इस थोड़ी सी सेटिंग में भी मेरे लिए बहुत सारी जानकारी है। सफेद रूपरेखा मुझे बताती है कि मैंने यह समर्थन प्रतिरोध अपने साप्ताहिक समय सीमा पर खींचा है और हरे रंग की भराई मुझे बताती है कि यहीं पर गति का उच्चतम स्तर बना था।
यहाँ आप देखेंगे कि एक लाल भराव क्षेत्र भी है। वास्तव में यह वह आधार है जिससे यह रैली शुरू हुई और गति की छोटी स्थापित हुई, और क्योंकि यह छोटी का आधार है इसे लाल रंग में रंगा गया है। अब मैं एक समय फ्रेम नीचे जाकर दैनिक समय फ्रेम पर जाऊंगा। दैनिक समय सीमा मुझे और क्या बता रही है? दैनिक समय सीमा भी यही कह रही है कि गति वास्तव में चरम पर पहुंच चुकी है। अब अगर मैं इस मोमेंटम पीक को कवर करना चाहता हूं तो मैं इस आयत का उपयोग करके समापन मूल्य को कैप्चर करूंगा और मैं आउटलाइन को पीले रंग में बदलने जा रहा हूं। तो भले ही ये दोनों क्षेत्र ओवरलैप करते हों, मुझे पता है कि साप्ताहिक और दैनिक समय सीमा के अनुसार वहां एक मोमेंटम पीक है। लेकिन यहाँ केवल यही एक मोमेंटम पीक नहीं है, यहाँ एक और मोमेंटम पीक भी है। साप्ताहिक और दैनिक समय सीमा पर गति का शिखर पहले से ही गति ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे प्रवेश क्षेत्र के रूप में कार्य कर रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि आशापुरा माइंस फिर से इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए वापस आ गया है। तो हम थोड़ी देर में सेटअप पर आएंगे, लेकिन चलिए व्यापक ट्रेंड पर नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने आरएसआई पर कुछ लाइनें खींची हैं। यह दिखा रहा है कि आरएसआई उच्चतम स्तर पर शिखर बना रहा है और निचले स्तर पर 40 के स्तर पर समर्थन ले रहा है। यह 40 के स्तर पर समर्थन कब लेने लगा? जब इसने उच्चतम शिखर बनाना शुरू किया। मूल रूप से इसे आरएसआई में रेंज शिफ्ट की घटना कहा जाता है, जो हमें दिखाती है कि यदि आप इस पिछले ट्रेंड को देखें, जब कीमत वास्तव में ऊपर की ओर ट्रेंड नहीं कर रही थी या बल्कि यह नीचे की ओर झुक रही थी, उस समय यदि आप आरएसआई द्वारा अनुसरण की गई रेंज को देखें तो यह नकारात्मक रेंज एक नकारात्मक विचलन के साथ शुरू हुई और फिर आरएसआई ने इसे स्तर टी के नीचे बनाए रखा, सिवाय कुछ छोटे अपवादों के। ये 60 के स्तर से नीचे बना रहा और नीचे की ओर ये 40 के स्तर को लगातार तोड़ता रहा। आमतौर पर अगर ये सही मायने में बियर ट्रेंड होता तो ये बियर ट्रेंड नहीं था, सही यह एक बुल ट्रेंड करेक्शन था। तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि स्टॉक में 30 का स्तर नहीं टूटा, इसके बजाय स्टॉक उच्च स्तर पर ट्रेंड करता रहा, है ना? तो यह मूल रूप से हमें बताता है कि इसमें अंतर्निहित ट्रेंड वास्तव में बहुत मजबूत बना हुआ है। और यदि आप इस सेक्शन को ध्यान से देखें तो क्या हुआ? स्टॉक ने प्रतिरोध ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट किया, फिर इसे पुनः परीक्षण करने के लिए वापस आया और फिर अगले प्रतिरोध ट्रेंड लाइन की ओर ऊंचा चला गया। इस बार भी मैं यहाँ समान मूल्य गतिविधि की उम्मीद कर रहा हूँ कि यह समर्थन बना रहेगा, और मैं इस पर विश्वास क्यों रखूंगा? जिस कारण से मुझे इस पर विश्वास होगा वह फिबोनाची है। तो चलिए इस पूरे रैली का माप लेते हैं। अब मुझे पता है कि यह एक रैली है क्योंकि यह आरएसआई पर 30 के स्तर से शुरू हुई है और यह मूल्य शिखर है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के उद्देश्य के लिए मैं मूल्य के शिखरों को पकड़ना पसंद करती हूँ, न कि गति के शिखरों को। और जो मैं देख सकता हूं वह यह है कि यहाँ कीमत 28.2% के स्तर के बीच वापस आई है सी, और फिर यहाँ से रैली शुरू हुई है। अगर आप देखें तो 28.2% का स्तर ठीक उसी जगह पर है जहां हमने इस सफेद आउटलाइन जोन के साथ गति के शिखर का आधार चिन्हित किया था। तो यह आधार था, यह 88.2% रिट्रेसमेंट था जिसने पिछली बार एक आदर्श प्रवेश क्षेत्र के रूप में काम किया और कीमत ऊपर की ओर बढ़ती रही। इस बार हम क्या देख रहे हैं? आइए इस पर एक और फिबोनाची खींचते हैं, और जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि 23.6% रिट्रेसमेंट पहले ही कवर हो चुका है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ एक मोमेंटम पीक है जो अगले मोमेंटम पीक के लिए आधार के रूप में भी कार्य करता है, जो हुआ था। अब क्योंकि यह एक मजबूत समर्थन क्षेत्र है और क्योंकि मेरे पास इस ट्रेंड लाइन के रूप में एक संभावित लक्ष्य भी है, यदि ट्रेड सेटअप 3 से अधिक जोखिम इनाम प्रदान करता है तो मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा। तो चलिए अब कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपना स्टॉप लॉस निर्धारित करते हैं। तो यह पूरा समेकन जो मैं देख रहा हूं, मैं स्टॉक को मूल रूप से नीचे आने दूंगा और इस क्षेत्र के भीतर संचित करने की कोशिश करूंगा। अब जब कीमत इस क्षेत्र में आना शुरू हो गई है तो संभवतः यह पूरा क्षेत्र मेरा खरीदारी क्षेत्र बन जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस समेकन के ठीक नीचे होगा जो इस पूरे क्षेत्र को चिह्नित करता है। और मेरा लक्ष्य क्या होगा? मेरा लक्ष्य यह ट्रेंड लाइन होगी। क्यों? क्योंकि पहले इस ट्रेंड लाइन का मूल्य ने काफी अच्छी तरह से सम्मान किया है। अब जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, आशापुरा माइंस के स्टॉक के लिए होल्डिंग अवधि छोटी नहीं होने वाली है और यह भी स्टॉक की प्रकृति के कारण है। यह स्टॉक अल्पकालिक होल्डिंग के लिए नहीं है। यदि आप यहाँ इस एटीआर को देखें तो यह पिछले 25 दिनों में स्टॉक की औसत सच्ची रेंज को दिखाता है।
तो यह एक बहुत ही अस्थिर स्टॉक है। औसतन इसमें प्रतिदिन 5% से अधिक बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जो अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए बहुत अधिक अस्थिर है। तो अगर मैं इस स्टॉक में पोजीशन लेता हूं ताकि इस रैली के आखिरी चरण को कैप्चर कर सकूं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पिछली बार ये सिर्फ 30 दिनों में लगभग 22% बढ़ा था। 2 महीनों में 22% बढ़ना वाकई बहुत अच्छा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे कुल पोर्टफोलियो में स्टॉक का आवंटन 5% से अधिक नहीं होगा। मेरा स्टॉप लॉस, मैं अपने स्टॉप लॉस को खरीदारी सीमा के भीतर औसत करके आप 10% से कम या अधिकतम 10% तक रखने की कोशिश करूंगा, और मेरा लक्ष्य वर्तमान बाजार मूल्य से ही इस ऊपरी ट्रेंड लाइन पर सेट किया जाएगा, जो वर्तमान मूल्य या आज के बिंदु से स्थापित है, जहां ऊपरी ट्रेंड लाइन स्थित है। वहीं पर मैं अभी के लिए अपना लक्ष्य रखूंगी, ताकि वहां एक थोड़ी सी रूढ़िवादी दृष्टिकोण भी अपनाई जा सके। ये मुझे लगभग 150% संभावित दिखाता है। तो मेरा जोखिम इनाम अनुपात आज भी अगर मैं शिप करता हूँ तो बाजार में काफी तो आकर्षक है। चलिए एक और समय फ्रेम पर चलते हैं, 75 मिनट पर, और देखते हैं कि हम वहाँ क्या देख रहे हैं। तो ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम है एस रे, और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मैं देख सकता हूँ वह यह है कि आशापुरा माइंस की कीमत में हर बार जब यह इस समर्थन क्षेत्र में आती है तो आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर गति के शिखरों को स्थापित करने के बाद आखिरी बार या पहली बार ये यहाँ समर्थन लेने के लिए नीचे आया। हम देख सकते हैं कि इसने एक सकारात्मक विचलन दिया, तेजी आई, सिर्फ 61 दिनों में लगभग 44% ऊपर चला गया, ताकि पिछले मोमेंटम पीक को फिर से परख सके, और फिर से गिरावट शुरू हो गई। अब यहाँ फिर से यह नीचे आ गया है और 75 मिनट फिर से आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, जो यहाँ एक बहुत अच्छा संकेत है कि जो हम एक संभावित अच्छे एंट्री जोन के रूप में संदेह कर रहे हैं, उसमें वास्तव में वजन हो सकता है। बिल्कुल, इसको पुष्टि करने के लिए स्टॉक को आईएस 388 के स्तर से ऊपर बने रहना होगा। चलो एक सिस्टम चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे संदेश मिल रहा है कि मुझे लगता है कि ऑडियो वापस आ गया है। चिंता मत करो अगर आपने कुछ हिस्से मिस कर दिए हैं, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। तो अगर आप चर्चा का कुछ हिस्सा चूक गए हैं तो आप बाद में रिकॉर्ड की गई सत्र की समीक्षा कर सकते हैं, उसकी चिंता मत करो। जैसा कि मैं कह रहा था, 75 मिनट का समय फ्रेम फिर से इस सकारात्मक विचलन को दिखा रहा है, जो हमारे लिए एक संकेत है कि स्टॉक रैली में बदल सकता है। अब 75 मिनट के समय सीमा में आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये सुनिश्चित संकेत नहीं है कि ये उस रैली में बदल जाएगा जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। कारण ये है कि 75 मिनट का समय फ्रेम भी हमें केवल अगले 3 महीनों तक क्या हो सकता है इसका संकेत दे सकता है। लेकिन इस रैली के संदर्भ में मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि यह लक्ष्य 2 या 3 महीनों के भीतर प्राप्त हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में 5 से 6 महीने लगेंगे, इसलिए दैनिक समय सीमा उपयुक्त समय है। हमारे विश्लेषण के लिए समय सीमा भी देखें। यदि आप समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों को देखें जो हमने खींचे हैं, तो वे साप्ताहिक और दैनिक समय सीमा के आधार पर किए गए हैं, इसलिए यही वे समय सीमाएं हैं जिन पर हम इस पर टिके रहेंगे। अब मैंने आपसे इस स्टॉक पर इलियट वेव विश्लेषण का वादा भी किया था, तो चलिए वह करते हैं। मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटा रहा हूं और चलिए इलियट वेव काउंट पर एक नजर डालते हैं। तो मैं अब इलियट वेव टूल्स निकालने जा रहा हूँ। अब इलियट वेव काउंट के लिए चलिए हमारे आरएसआई को वापस लाते हैं, और मैं देख सकता हूँ कि स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है और शुरू किया है। तो आमतौर पर मैंने देखा है कि सबसे निचले बिंदु को वेव 1 के रूप में लेना बेहतर होता है, इसलिए यह वेव 1 की शुरुआत की तरह दिखता है, और वेव 2 के संदर्भ में जब तक यह वेव 1 का 100% रिट्रीट नहीं करता तब तक यह ठीक है। तो यह वेव 2 की तरह दिखता है, यह वेव 3 की तरह दिखता है, यह वेव 4 हो सकता है, और यह वेव 5 हो सकता है। तो यह दैनिक के अनुसार है। हालांकि साप्ताहिक समय सीमा के संदर्भ में मेरी गिनती स्पष्ट रूप से अलग होगी। साप्ताहिक समय सीमा के अनुसार मेरी गणना बताती है कि इस समय से एक नई रैली शुरू हो गई है। तो 2012 में इस बिंदु से स्टॉक ने एक नई रैली शुरू की है, जो यहाँ चरम पर हो सकती है, कहना मुश्किल है। ये दूसरी वेव थी। तो चलिए वास्तव में एलियट टूल का रंग बदलते हैं। मैं इसे मोटा और सफेद चाहता हूं, और अब चलिए टूल को ड्रॉ करते हैं।
तो यह वेव 1 हो सकती है, यह वेव 2 हो सकती है, और यह मुझे विश्वास है कि साप्ताहिक समय सीमा पर जो हो रहा है वह वेव 3 हो सकती है। तो अब ये संभावना है कि हमने जो वेव 5 खींची थी वह वेव 3 का अंत थी, जिसका मतलब है कि वेव 4 खुल रही है। अब क्योंकि मेरे साप्ताहिक समय सीमा की वेव 2 एक गहरी वेव थी, मैं उम्मीद करूंगा कि यह वेव 4 एक सपाट वेव होगी और फ्लैट नहीं। मेरे चार्ट पर संरचना को तोड़ें और रैली जारी रखें। लेकिन मान लीजिए कि यह वेव 4 एक गहरी वेव होती है, या कहें कि दैनिक समय सीमा पर नीचे आ रही है। कहें कि इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर, जिसे मैंने यहाँ पहचाना है कि 23.6 बहुत अच्छा प्रतिरोध के रूप में कार्य कर रहा है, अगर समर्थन टूट जाता है तो मेरी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाती है, जो उस स्थिति में पूरी तरह से ठीक है। मैं फिर से कीमत के नीचे आने, इस ट्रेंड लाइन को फिर से परीक्षण करने या फिर से प्रवेश करने से पहले एक उच्च स्थापित करने की प्रतीक्षा करूंगा। दिन के अंत में जब हम बाजार में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्टॉक ट्रेंड के चरण के संदर्भ में कहाँ है। ऐसे स्टॉक्स खरीदना कभी भी अच्छा विचार नहीं है जो पहले ही तेजी दिखा चुके हैं और थकावट तक पहुंच चुके हैं। तो एक ऐसा उदाहरण वास्तव में एनएमडीसी है। अगर मैं आपको एनएमडीसी का चार्ट दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि एनएमडीसी ने अतीत में एक शानदार रैली दी है, लेकिन दैनिक समय सीमा पर अभी एक नकारात्मक विचलन दिख रहा है। यदि आप साप्ताहिक समय सीमा सचिन्स को भी देखें, तो साप्ताहिक समय सीमा पर भी प्रमुख प्रतिरोध ट्रेंड लाइन का पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और स्टॉक ने 200 की एक बड़ी रैली दी है। अब सिर्फ इसलिए कि 266% की रैली दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 500% की रैली नहीं बन सकती। मुझे जो रोक रहा है वह साप्ताहिक और दैनिक दोनों समय पर दिखाई देने वाला डबल नेगेटिव डाइवर्जेंस है। साथ ही निकटतम समर्थन ट्रेंड लाइन काफी दूर है। इन सभी चीजों को मिलाकर यह सुझाव दिया जा रहा है कि स्टॉक इस समय बुलिश प्राइस स्ट्रक्चर में नहीं है। इसके विपरीत अगर हम अपनी चर्चा में शामिल स्टॉक पर वापस जाएं, तो हम यहाँ एक विश्राम अवधि देख रहे हैं, क्योंकि व्यापक संरचना और एलियट वेव गिनती पूरी नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि रैली जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि एलियट वेव गणना हमें स्टॉक में क्या उम्मीद करनी है इसका बहुत अच्छा विचार दे सकती है, लेकिन फिर एलियट वेव गणना का उपयोग करने में काफी अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह आपको सहज रूप से नहीं आता है, या बल्कि यह आपके लिए सहज बनने में बहुत अभ्यास लेता है। सबसे पहले तो आशापुरा माइंस, इस समय ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं बहुत आक्रामक तरीके से प्रवेश करूंगी। मैं अपनी स्थिति को धीरे धीरे संचित करने में समय लूंगी। एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें, मेरी कुल पूंजी का 5% से अधिक जोखिम न लें, और जब मेरी स्थिति बन जाती है तो सुनिश्चित करें कि मेरा स्टॉप लॉस सेट है और मेरा लक्ष्य भी सेट है। एक बार जब मेरी सभी पोजीशनें संचित हो जाएंगी और स्टॉक ऊपर जाने लगेगा, तो मैं दैनिक समय सीमा के विश्लेषण के आधार पर स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को भी ट्रेल करूंगा। तो चलिए सवाल लेना शुरू करते हैं। अब हमारे साथ जूम पर कुछ सदस्य हैं और मैं देख सकता हूँ कि मोहित ने अपना हाथ उठाया है। हाँ मोहित, इसे करो। इज द वेवफॉर्म जो तुमने नारंगी में किया था, तो मैं देख सकता हूँ कि वहाँ एक अग्रणी विकर्ण संरचना बन रही है। मूल रूप से जहां दोनों छोर समाप्त होते हैं, हम यह भी सोच सकते हैं कि यह पहली लहर की शुरुआत है। किस बिंदु से? नारंगी गिनती पर बिंदु 1। हाँ, तो इस बिंदु की तरह अगर आप देखें तो एक जिगजैग संरचना रही है। यह एक संभावित अग्रणी विकर्ण संरचना हो सकती है, जो आमतौर पर वेव वीन की शुरुआत और वेव 5 के अंत में आती है। हाँ, वहाँ अधिक सामान्य है। हाँ, अगर आप इसे देखें तो यह 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। फिर उसके बाद जब अग्रणी विकर्ण संरचना टूट गई तो वास्तव में वेव 1 शुरू हुई। तो मूल रूप से आपने जो वेव 3 चिह्नित की है वह वास्तव में वेव 1 हो सकती है, और फिर यह मूल रूप से वेव 4 हो सकता है। ऑन रेंज 1 वास्तव में वेव 2 का निचला हिस्सा हो सकता है। यह भी एक संभावना हो सकती है। एकमात्र कमी जो मैं देखता हूँ वह यह है कि तीसरी वेव छोटी है, यह लंबी नहीं है। हाँ, वेव 3 सबसे छोटी वेव नहीं हो सकती, यह निश्चित है। और आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो वेव काउंट हो सकता है, लेकिन हम जिस समय सीमा को देख रहे हैं उससे कम समय सीमा पर। क्योंकि याद रखें कि एलियट वेव विश्लेषण के साथ विभिन्न समय फ्रेम पर हमेशा कई वेव काउंट्स होते हैं। हमने इस पर 2 कवर किए हैं। अगर हम वहां 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाए तो आप वेव काउंट के अधिक विवरण देख पाएंगे, जैसा कि आपने अभी बताया। तो चूंकि हम
निर्णय लेने के लिए दैनिक समय सीमा का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए 75 मिनट की समय सीमा पर जाना कुछ ऐसा है जो मैं करूंगा। लेकिन जब मैं अपनी स्थिति को निष्पादित करने के करीब होता हूँ या अधिक सटीक प्रविष्टियां करने के लिए, कविता, मेरे पास एक सवाल है। देखिए, अब हम देख रहे हैं कि यह कीमत फिर से ऊपरी बैंड से निचले बैंड की ओर चली गई है। क्या यह संदेह नहीं पैदा करता कि शायद यह वापस आकर आपकी पहली ट्रेंड लाइन के निचले हिस्से को छू लेगा? तकनीकी दृष्टिकोण से कभी भी कोई निश्चितता नहीं होगी, यहाँ तक कि मौलिक दृष्टिकोण से भी कोई निश्चितता नहीं होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी मूल्य प्रवृत्ति का विश्लेषण कर रहे हैं और यह आपको समझ में आ रहा है और आपके पास एक बैकअप योजना है। तो यहाँ अगर मेरा दृष्टिकोण अमान्य हो जाता है कि स्टॉक पर जारी मजबूत रैली जारी रहने की उम्मीद है, अगर वह मान्य हो जाता है तो सबसे खराब स्थिति क्या है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ? मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। बेशक एक स्थिति और भी खराब है कि स्टॉप लॉस छूट जाए। इसके लिए मैं अपने कुल पूंजी का 5% से अधिक इस स्टॉक में आवंटित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक काफी अस्थिर स्टॉक है। तो जब आप बाजार में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, विशेष रूप से जब आप बाजार में सक्रिय ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो यह एक निरंतर संतुलन का कार्य होता है कि मैं इस पोजीशन पर कितना ड्रॉडाउन स्वीकार करूंगा और इस पोजीशन पर कितना पूंजी एक्सपोज करूंगा, ताकि अगर बाजार जोखिम होता है या अगर किसी भी कारण से मेरा स्टॉप लॉस स्किप हो जाता है तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन न हो जाए, मैं वहां अपने नुकसान को सीमित कर सकता हूं। तो मैंने पहले ही वैकल्पिक परिदृश्य पर चर्चा की है कि अगर सुधार जारी रहता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। मैं फिर से अगले समर्थन ट्रेंड लाइन का इंतजार करूंगा और फिर मैं अपने विश्लेषण के अगले चरण के साथ आगे बढ़ूंगा। तो आप कह सकते हैं कि यह एक निर्णय वृक्ष का प्रारूप है, जहां आप जानते हैं कि इन विभिन्न परिणामों के सामने आप क्या करेंगे और आपका निर्णय लेना एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया पर आधारित है। तो साहिल फिर से पूछ रहे हैं कि क्या इसे लंबे समय के फ्रेम पर देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें 2-3 महीने लगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आशापुरा माइंस पर हम जो समय सीमा देख रहे हैं वह न्यूनतम 5-6 महीने की है। हमारी स्थिति बनाना शुरू करने से लेकर बाहर निकलने तक मैं इस स्टॉक पर न्यूनतम 5-6 महीने की होल्डिंग अवधि की उम्मीद कर रहा हूं। तो इसके साथ चलिए कुछ स्टॉक के साथ आगे बढ़ते हैं और अगर हमारे जुम सदस्य के पास कोई प्रश्न है तो कृपया स्टॉक का नाम साझा करें और मैं उन प्रश्नों का प्राथमिकता के आधार पर उत्तर देने के लिए अधिक खुश रहूंगी। और हमारे उन सदस्यों के लिए जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं, महत्वपूर्ण है कि आप स्टॉक अनुरोध फॉर्म भरें। तो मैं आपके साथ स्टॉक अनुरोध फॉर्म का लिंक साझा कर रही हूँ। आप इस स्टॉक अनुरोध फॉर्म को xpinvest.in/स्टॉक अनुरोध पर जाकर खोल सकते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। उससे अब यह फॉर्म आवश्यक है क्योंकि सेबी शोध विश्लेषकों से यह अपेक्षा करता है कि वे उन सभी स्टॉक्स का डेटाबेस बनाए रखें जिनके बारे में उन्होंने सार्वजनिक रूप से बात की है। तो जो सदस्य हमारे साथ झूम पर जुड़े हैं वे पहले से ही हमारे साथ पंजीकृत हैं, तो यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाकी सभी के लिए आपको अपने प्रश्न उठाने के लिए फॉर्म भरना होगा। लेकिन अगर आपके पास तकनीकी विश्लेषण, बाजार में स्विंग ट्रेडिंग या मेरे बारे में कोई सामान्य प्रश्न है तो कृपया उसे टिप्पणियों में पूछें। मैं उसे लेने के लिए अधिक से अधिक खुश रहूंगी। तो जो सवाल मैं देख सकता हूँ वह आजाद इंजीनियरिंग पर है। मोहित पूछ रहे हैं, क्या यह एलियट काउंट की चौथी वेव में दिख रहा है? यह निश्चित रूप से पहली वेव की तरह दिखता है। मैं छोटी वेव काउंट भी देख सकता हूँ। ये दूसरी वेव की तरह दिखता है। यह तीसरी वेव के खुलने जैसा लग रहा है, हालांकि ये पूरी हुई तीसरी वेव नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये अभी भी तीसरी वेव है जो खुल रही है। एक और जो मैंने अभी चिन्हित किया है वह वास्तव में तीसरी वेव है। तो वेव 3, मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा और जारी रहेगा। तो एक निचले समय सीमा पर वास्तव में जो मैं देख रहा हूं वह है 1, 2, 3 और फिर जैसे वेव 3 की अंतिम चोटी भी बाकी है। तो चलिए थोड़ा आरएसआई पर नजर डालते हैं। दैनिक समय सीमा हमें पर्याप्त मूल्य संरचना नहीं दे रही है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि 75 मिनट की समय सीमा कुछ समर्थन प्रदान कर रही है। लेकिन फिर भी इस स्टॉक के बारे में मेरी ईमानदार राय यह है कि यह ट्रेडिंग के लिए मेरी पसंदीदा स्टॉक नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत ही अलिक्विड है। मैं इसे वेव 4 मानूंगा क्योंकि इसने एलियट वेव के नियमों
का पालन किया है। ये बिल्कुल भी वेव गेन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। या 75 मिनट के समय फ्रेम पर सकारात्मक विचलन पहले से ही दिखाई दे रहा है, जो अच्छा है। तो यह वास्तव में एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस स्तर बन जाएगा जिसे बनाए रखा जा सकता है, और हम कम से कम पिछले उच्च स्तर का लक्ष्य रख सकते हैं। तो सात्विक SW सोलर के विश्लेषण के लिए पूछ रहे हैं। तो यह 75 है और यह दैनिक है। चलिए विश्लेषण को ताज़ा करते हैं। और साप्ताहिक वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं है। दैनिक हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? हम वास्तव में इस पर किस प्रकार का ट्रेंड देख रहे हैं। फिर से ये बहुत अधिक तरल स्टॉक नहीं है, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग के उद्देश्य के लिए ईमानदारी से कहूँ तो ये बहुत अच्छा उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अगर मुझे इन बिंदुओं को जोड़ना पड़े तो मुझे यहाँ की मूल्य संरचना पसंद नहीं है। जिस तरह से ये सामने आ रहा है, नकारात्मक विचलन, यह शिखर और यह सुधार, गणनाएं भी बहुत स्पष्ट नहीं है। डेली टाइम फ्रेम भी कुछ संकेत दे रहा है। मोमेंटम अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस स्टॉक में बहुत अधिक समेकन कंसोलिडेशन की प्रवृत्ति है। इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि यह शॉर्ट टर्म दृष्टिकोण से बहुत आकर्षक दिख रहा है। साहिल एंजेल वन के विश्लेषण के लिए पूछ रहे हैं, और एंजेल वन एक स्टॉक है जिसे मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। मैं एक टर्न अराउंड का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि एंजेल वन में अभी नई एंट्री करने का यह सही समय है, क्योंकि यह डाउन ट्रेंड में है और मुझे उम्मीद है कि यह डाउन ट्रेंड थोड़ी देर और जारी रहेगा। इसे एक बुलिश संरचना स्थापित करने दें। फिर आप एंजेल में नई स्थिति लेने या नई स्थिति लेने की संभावना का पता लगाने के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टाग्राम पर मैं देख सकता हूं कि सोनल ने योगी चौधरी द्वारा गिनसी के लिए पूछा है, लेकिन दोस्तों आपको स्टॉक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना होगा, तो कृपया ऐसा करें। और मैं देख सकती हूँ कि मिसाहू ने उन्नत तकनीकी विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक की सिफारिश मांगी है। मेरे पास एक पुस्तक सिफारिश है। वास्तव में जब तकनीकी विश्लेषण का अध्ययन करने की बात आती है तो ये मेरी पसंदीदा पुस्तकों में से एक है, और इस पुस्तक को देखने या वास्तव में PDF डाउनलोड करने के लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस लिंक पर जाएं। मैंने वास्तव में इस पुस्तक को पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर साझा कर दिया है। यह तकनीकी विश्लेषण है वित्तीय बाजार पेशेवरों के लिए, डाहलक्विस और किर्कपैट्रिक द्वारा वित्तीय बाजारों के लिए संपूर्ण संसाधन, और यह एक बहुत अच्छी किताब है। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस किताब को अपने जीवन में 5-6 बार से अधिक पढ़ा है जब से मैंने शुरुआत की है। इसलिए आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप बस मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और .pdf खोज सकते हैं। चैनल में ज्यादा PDF नहीं है, केवल 20 PDF हैं। आप इसे ढूंढ पाएंगे। या यदि आप पहले से ही टेलीग्राम ऐप पर हैं तो बस ऐप में जाएं और ट्रेड विद कविता सर्च करें। सुनिश्चित करें कि आप सही चैनल में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मेरे नाम और मेरी DP के साथ कई नकली चैनल चल रहे हैं। उन धोखाधड़ी वाले समूहों में न फंसे। सही चैनल में शामिल होने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप मेरी फोटो देखेंगे। निश्चित रूप से आप मेरे लाइव सेशंस के बारे में जानकारी देखेंगे, आप मेरे विश्लेषक टिप्पणियां देखेंगे और साथ ही आप मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर चल रहे इस ऑफर को भी देखेंगे। मैं स्वतंत्रता दिवस विशेष 15% छूट सिर्फ आज और कल के लिए दे रही हूँ। तो यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। तो चलिए कुछ स्टॉक प्रश्नों के साथ आगे बढ़ते हैं। अखिल मोतीलाल ओसवाल के विश्लेषण के लिए पूछ रहे हैं। इस समय मैं वित्तीय क्षेत्र के स्टॉक्स का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह एक बहुत आकर्षक स्टॉक है। तो यह एक स्टॉक और है जो NMDC की श्रेणी में आता है, जिसने पहले ही एक बहुत मजबूत रैली दी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब रैली काफी थक चुकी है। तो मैं स्टॉक के एक मजबूत समर्थन स्तर पर पहुंचने का इंतजार करूंगी, शायद लगभग 480 रुपए के आसपास, और फिर यह आकलन करूंगी कि मुझे क्या करना है। इस चर्चा और पूरे क्षेत्र में और अधिक भाग लेने के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं पर मैं पीछे रहूंगा। ET लाइव पर कृष्णा पाठक कह रहे हैं कि वॉल्यूम प्राइस इंडिकेटर, RSI, MACD का संयोजन ट्रेंड्स का विश्लेषण करने के लिए बेहतर है। और कृष्णा, ये बिल्कुल सही है। जब मैं ट्रेड सेटअप का आकलन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो मैं एक बहुत ही समग्र दृष्टिकोण अपनाना पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर आप विश्लेषण तत्वों को अलग अलग देखते हैं, अगर आप केवल वॉल्यूम्स देख रहे हैं या केवल चार्ट पैटर्न देख रहे हैं या केवल एक समय सीमा देख रहे हैं या केवल RSI देख रहे हैं, तो यह पर्याप्त नहीं होगा।
क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई स्टॉक बेयर ट्रेंड में है और आरएसआई सकारात्मक विचलन दिखाता है तो इसके रैली में बदलने की संभावना बहुत कम होगी और इसके असफल होने की संभावना बहुत अधिक होगी। तो यहाँ तक कि एक बहुत ही विश्वसनीय संकेतक जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई के लिए भी आपके लिए परिणाम देने के लिए आपको इसे मूल्य, वॉल्यूम गतिविधि, मूल्य संरचना, ट्रेंड के संदर्भ में देखना होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होगा। तो मैं देख सकता हूं कि श्रीमान का स्टॉक अनुरोध फॉर्म ईटी लाइव पर साझा नहीं किया गया है। ठीक है, मुझे इसे करने की कोशिश करने दें। तो आप इसे मेरी स्क्रीन पर देख पाएंगे। यह वह लिंक है जिस पर आपको जाना है expinvest.in/stock request और यहीं पर आपको अपने स्टॉक प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए फॉर्म भरना होगा। प्रिय सदस्यों, इसलिए मैं उस लिंक को स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए छोड़ने जा रहा हूं और इस बीच मैं स्टॉक रिक्वेस्ट फॉर्म निकालने जा रही हूं। तो जब तक फॉर्म खुलता है मैं देख सकती हूँ कि मोहित पूछ रहे हैं एस्ट्रल ताजा एंट्री के लिए ये और कितना गिर सकता है। तो मोहित, एस्ट्रल जैसे स्टॉक के मामले में गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करो जो वर्तमान में काफी बड़ी सुधार में है। भले ही यह एक मजबूत स्टॉक है, नीचे की तलाश करने के बजाय निचले समय सीमा पर पिछले उच्च स्तर को देखने की कोशिश करो और वहां अपना प्रतिरोध या उच्चतम उच्च अलर्ट सेट करें। एक बार उच्चतम उच्च स्थापित हो जाने के बाद देखें कि क्या आपको आगे बढ़कर एक पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि अन्यथा अगर आप इस तरह से नीचे की मछली पकड़ते रहेंगे तो साल के अंत में आपको बहुत अधिक लाभ नहीं मिल सकता है। हाँ मोहित, आपने हाथ उठाया है, क्या आपके पास कोई और सवाल है? हाँ, वास्तव में इसने पहले के सभी शिखरों को तोड़ दिया है। केवल एक चीज जो मैं देख सकता हूँ वह एक समर्थन क्षेत्र है जहां यह समर्थन कर सकता है। मुझे लगता है कि अगर यह और गिरता है तो यह एक और तो अगर मैं एस्ट्रल को 15 मिनट और 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूं, अगर मैं एमएसीडी वॉल्यूम को देखता हूं तो मुझे उच्च वॉल्यूम गिरावट दिखाई दे रही है और मैं आरएसआई को बहुत ही मंदी वाले क्षेत्र में देख रहा हूं। तो मैं मानती हूँ कि आप अल्पकालिक दृष्टिकोण से एस्ट्रल के बारे में पूछ रहे हैं और यह अल्पकालिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगता। तो मैं देख सकता हूँ कि हमारे साथ इंस्टाग्राम पर मृत्युंजय जुड़े हैं और वे गेल का विश्लेषण जानना चाहते हैं। तो चलिए गेल पर एक नजर डालते हैं। स्टॉक अनुरोध फॉर्म भरने के लिए धन्यवाद। तो स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि आपने यह स्थिति एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए ली है और मैं क्या करूंगा कि मैं ट्रेंड लाइनों को फिर से खींचना चाहता हूं क्योंकि ये पुरानी ट्रेंड लाइनें हैं और मैं लंबे समय के बाद स्टॉक का मूल्यांकन कर रहा हूं। तो ये मेरी पहली ट्रेंड लाइन है मोटाई 2 और इसे मैं तत्काल शिखर पर क्लोन करने जा रहा हूं और मैं देख सकता हूं कि स्टॉक पहले ही इसके ऊपर आ चुका है। अब यहाँ अगर आप इस नकारात्मक विचलन को नोटिस करें तो यह क्या करता है, भले ही यह विचलन स्थापित हो गया था, देखें अगर मैं उस स्तर को पहचानता हूं जिसे मैं वास्तविक उच्च कहता हूं तो यह विचलन स्तर ठीक वही है जिसे स्टॉक ने छुआ था इससे पहले कि यह फिर से रैली करना शुरू कर दे। अब अगर आप हाल की मूल्य गतिविधि को देखें तो दैनिक समय सीमा पर वास्तविक उच्च फिर से यहाँ के आसपास स्थापित हो गया है। खैर, स्टॉक ने पहले ही इस स्तर का एक बार परीक्षण कर लिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह फिर से परीक्षण करेगा। तो चूंकि आपके पास स्टॉक पर बहुत सारे अप्राप्त लाभ हैं और पुल बैक स्टॉक को आपके खरीद मूल्य के बहुत करीब ले आएगा, मैं सुझाव दूंगा कि आप स्टॉक पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें। तो इस लहर पर मैंने यहाँ एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सुझाव दिया होता। इस लहर पर इस छोटे से स्पाइक को छोड़कर मुझे लगता है कि 216 आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाए रखने के लिए एक बहुत अच्छा स्तर होगा। यह आपको पर्याप्त बफर के साथ साथ ऊपर की ओर भी छोड़ता है। अब ऊपर की ओर के संबंध में अब क्या होता है अगर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर समर्थन लेता है और उच्चतर जाता रहता है, आपका अगला प्रतिरोध कहाँ होगा? इसे जानने के लिए आइए उसी ट्रेंड लाइन का उपयोग करें। हम 2-3 तरीकों का उपयोग करेंगे। एक ट्रेंड लाइन एक्सटेंशन विधि होगी और दूसरी फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल होगी। तो पिछली बार जब स्टॉक में तेजी आई थी यह ठीक 2.16% बढ़ा था, 2.16%। तो इसने पहले ही 2.16% कवर कर लिया है ऊपर की ओर बढ़ते हुए। शायद अगर यह पिछले रैली के 3x तक जाता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक पर आप जो तत्काल लक्ष्य देख सकते हैं वह लगभग 200 के स्तर के आसपास है। लेकिन मेरा अनुमान यहाँ यह होगा कि स्टॉक 15-17% नीचे आकर लगभग 187% के स्तर पर संभावित
संभावित रीटेस्ट के लिए आएगा, इससे पहले कि यह रैली फिर से शुरू हो। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को बनाए रखें और इस लक्ष्य को भी इसे एक कठोर लक्ष्य न बनाएं। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, लक्ष्य को और ऊपर ले जाए। यदि स्टॉक या जब स्टॉक लगभग 250 के स्तर से ऊपर टूटता है तो फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मुझसे संपर्क करें। IRCTC को 200 पर खरीदा। तो हमारे साथ YouTube पर सौरभ अग्रवाल हैं। तो सौरभ, मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी वहां हैं और मैं देख सकता हूं कि आपने IRCTC को 9.24 पर खरीदा है। तो चलिए IRCTC का चार्ट निकालते हैं। हर दिन कम से कम एक रेलवे स्टॉक और एक बैंकिंग स्टॉक जरूर होना चाहिए। तो IRCTC मुझे लगता है फिर से रेलवे स्टॉक्स, जाहिर है अंतर्निहित ट्रेंड बहुत मजबूत है। और अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने रेलवे स्टॉक्स पर एक बहुत ही विस्तृत सत्र किया था और कैसे वे एक निश्चित पैटर्न का पालन करना पसंद करते हैं। तो अब IRCTC पर जो मैं देख रही हूँ वह ये है कि कीमत वर्तमान में बढ़ रही है। वास्तविकता की बात करें तो यह एक ऐसा विषय है जो IRCTC, RVNL, IRFC स्टॉक्स पर बहुत आम तौर पर दोहराया जाता है कि स्टॉक लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन रैलियों के बीच में यह अपने वास्तविक उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अगले चरण के लिए पुनः चार्ज करने के लिए वापस आता है। तो यह वास्तविक उच्च स्तर है क्योंकि यहीं पर गति चरम पर थी। और मैं देख सकता हूं कि यहाँ स्विंग ट्रेड के अवसरों में कीमत ने पहले ही कई एंट्री पॉइंट्स दिए हैं। तो रेलवे स्टॉक्स दृष्टिकोण काफी आकर्षक बना हुआ है। तो मेरी उम्मीद है कि एक बार यह परीक्षण हो जाने के बाद रैली काफी मजबूती से जारी रहने की संभावना है। अब मेरा स्टॉप लॉस इस अस्थिरता के निचले स्तर के ठीक नीचे होगा। तो यह 4 जून का निचला स्तर, ये लगभग 3 के स्तर के आसपास होगा और खींची गई ट्रेंड लाइन के अनुसार एक बहुत ही रूढ़िवादी लक्ष्य जो मैं रखूंगा वह ये ट्रेंड लाइन होगी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने बहुत सामान्य रूप से परीक्षण किया है, जो कि लगभग 1224 के स्तर के आसपास है। सही। तो यह आपके लिए है सौरभ। अखिल ने भी पावर के लिए अनुरोध किया है। चलिए अखिल के पावर के अनुरोध पर एक नजर डालते हैं। अखिल हमारे साथ झूम पर हैं और फिर हम सात्विक के डीमार्ट को देखेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि गति का शिखर कहीं यहाँ हुआ था और यह एक जड़त्व चाल की तरह है जो हम देख रहे हैं। यह कितनी दूर जाएगा यह बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि स्टॉक ने यहाँ एक डबल प्रकार की संरचना स्थापित कर ली है और अब नीचे आना शुरू हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ कोई स्पष्ट बुलिश मोमेंटम नहीं है, मैं टाटा पावर पर एक नई पोजीशन लेने के बारे में बहुत उत्साहित नहीं हूँ। और यदि आप पिछले ट्रेंड विश्लेषण को भी देखें तो जब टाटा पावर पर पिछली बार यह मोमेंटम पीक स्थापित हुआ था तो यह समेकन में चला गया और केवल जब यह इसके ऊपर एक चाल स्थापित कर पाया तब रैली वापस आई यहाँ। क्योंकि जड़ता ने इसे पहले ही आगे बढ़ा दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि कीमत घटेगी वापस वहीं जहां यह ट्रेंड लाइन भी स्थित है, इसीलिए यह समर्थन का संगम है और मैं उम्मीद करूंगा कि कीमत वहां से आगे बढ़ेगी। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि आपने इसे 420 पर पहले ही खरीद लिया है और आप इसे केवल 2 सप्ताह तक ही रख सकते हैं। देखिए, हमें व्यापक बाजार दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा और मेरा व्यापक बाजार दृष्टिकोण वर्तमान में बहुत सकारात्मक नहीं है। सही, क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में वैश्विक संकेतों या आंतरिक समाचारों और अन्य चीजों से बहुत सारे भावनात्मक प्रभाव आ रहे हैं। तो भावनाएं बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप स्टॉक से बाहर निकलना चाह सकते हैं। मैं आपको जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वह लगभग 342% के स्तर के आसपास होगा। ईटी पर सुमन पूछ रहे हैं, कैसे कोई परिणाम या तिमाही परिणाम स्टॉक्स को प्रभावित करते हैं और कौन से पैरामीटर स्टॉक को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सुमन, आपको यह समझना होगा कि जब हम शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से मैं बहुत अधिक ध्यान नहीं देता आय परिणाम, आय रिपोर्ट, क्योंकि सबसे पहले इन आय रिपोर्टों में जो जानकारी आप देख रहे हैं वह पहले से ही पुरानी जानकारी है और यह कई बार पहले से ही कीमत में शामिल हो चुकी होती है। अब परिणामों का स्टॉक की कीमतों पर क्या पूर्ण प्रभाव होगा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम पूर्वानुमानित कर सकते हैं, क्योंकि मूल्य आंदोलन पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि परिणाम क्या था और परिणाम की अपेक्षा क्या थी। तो परिणाम अच्छा था लेकिन अपेक्षा बहुत अच्छी थी, स्टॉक की कीमत गिरने वाली है। या अगर परिणाम खराब था लेकिन उम्मीद बहुत खराब थी तो स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है। तो जो मैं देखता हूँ या जो मैंने
कई वर्षों से अनुभव किया है वह यह है कि जो भी परिणाम होता है वह अंततः कीमत में शामिल हो जाता है और केवल मूल्य कार्रवाई पर ध्यान देना ही फायदेमंद होता है, बजाय इसके कि ये परिणाम आधारित ट्रेडिंग की जाए, क्योंकि आप वहां अपने ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए मूल रूप से बासी डेटा का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि दीर्घकालिक ट्रेडिंग या निवेश के संदर्भ में भी मैं अपने निर्णय लेने के लिए एक ही कमाई के परिणाम को नहीं देखता, मैं कमाई के ट्रेंड को देखता हूँ। तो राजस्व का रुझान क्या है, आय का रुझान क्या है, कंपनी समय के साथ कर्ज का प्रबंधन कैसे कर रही है, कंपनी ने कर्ज का भुगतान कैसे किया है, कंपनी की ईमानदारी का स्तर क्या है। जब बात कैपेक्स की आती है, अपने अनुपातों को प्रबंधित करने की आती है, विस्तार करने की आती है, तो कंपनी कितनी कुशल है या आप जानते हैं यह कितनी आक्रामक है, यह कितनी नवाचारी है। ये वे चीजें हैं जिन्हें मैं ध्यान में रखना पसंद करती हूँ। इसलिए बाजार में कोई भी एक डेटा का टुकड़ा कभी भी पर्याप्त नहीं होता, आपको हर चीज को बहुत सुसंगत तरीके से देखना होगा। तो चलिए सत्विक के लिए डीमार्ट पर एक नजर डालते हैं। तो फिर से डीमार्ट पर भी मैं देख रहा हूँ कि यह देखिए लंबी अवधि के निवेश के लिए डीमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है ना, ये बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है। लेकिन अल्पकालिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि मैं यहाँ किसी भी प्रकार की स्थिति बनाने से पहले स्टॉक के कम से कम 400 के स्तर पर वापस आने से और पुनः परीक्षण करने का इंतजार करूंगा। तो अगर आप पिछले समय को भी देखें तो इसकी प्रवृत्ति रही है लहर एक की इतनी विशिष्ट रैलियों को स्थापित करें कि एक गति उच्च बन जाए। यह लहर 3 है। ऐसा लगता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि कीमत वापस खींचेगी और यह लहर 4 की स्थापना होगी और फिर मैं एक और नई रैली की उम्मीद करूंगा। लेकिन जब तक यह स्तर परीक्षण नहीं हो जाता, क्योंकि दैनिक समय सीमा पर RSI नकारात्मक विचलन और गति की थकावट दिखा रहा है, मैं अभी इसे नहीं छूऊंगा। तो हमारे साथ YouTube पर भारती है और भारती ने स्टॉक अनुरोध फॉर्म भी भरा है और टाइटन के विश्लेषण के लिए कहा है। उसने इसे 3400 पर खरीदा है। क्या उसे इसे होल्ड करना चाहिए या मुनाफा बुक करना चाहिए? तो T400 का मतलब है कि आप अभी ब्रेक पर हैं। मैंने ये कब पढ़ा? टाइटन कहीं 400। तो आपने मौजूदा बाजार मूल्य पर प्रवेश किया, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं टाइटन देख सकता हूँ। बेशक टाइटन एक बहुत अच्छा स्टॉक है ना। जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि स्टॉक में अंतर्निहित गति निश्चित रूप से बहुत मजबूत है। यही वह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों, यही वह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि तो यहाँ पर गति अपने चरम पर थी। अब चूंकि यह मोमेंटम यहाँ चरम पर था, आप देख सकते हैं कि कीमत ऊपर जाती रही, लेकिन दैनिक समय सीमा पर RSI ने थोड़ी नकारात्मक विचलन दिखाई। अब कीमत वापस आ गई है ताकि गति के उच्चतम स्तर द्वारा स्थापित वास्तविक शिखर का पुनः परीक्षण किया जा सके। और अब हम क्या देखते हैं? हम एक सकारात्मक विचलन देखते हैं। ये बहुत आम है और यह स्टॉक में प्रवेश के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। एक समय फ्रेम नीचे जाने पर मैं यहाँ देख रहा हूं कि 75 मिनट का समय फ्रेम भी समान संकेत दे रहा है और यह वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रवेश बिंदु था, इसलिए हमने वहां एक ट्रेड लिया, बहुत अच्छा किया। स्टॉक फिर से नीचे आ गया है, तो अगर मैं इसके खिलाफ फिबोनाची करता हूं तो मैं देख सकता हूं कि स्टॉक फिर से 61.8% रिट्रेस कर गया और रैली शुरू कर दी। तो यह 32.75% का एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस बनाएगा। लेकिन अगर बाजार वास्तव में नीचे की ओर जारी रहता है तो स्टॉक को नीचे आकर फिर से 32-39% का परीक्षण करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर से 225। इसलिए तो ये बेहतर होगा कि इस स्टॉप लॉस को और नीचे शायद 340 के स्तर के आसपास रखें। तो मुझे लगता है कि आपके लिए भारतीय बेहतर होगा कि आप इस स्टॉक को होल्ड करना जारी रखें, क्योंकि इसमें मजबूत गति है और यह अल्पकालिक उलटफेर के संकेत दिखा रहा है। मैं वर्तमान बाजार से स्टॉक पर न्यूनतम लक्ष्य 3850 रुपए के स्तर पर अपेक्षा करूंगा। तो सत्विक पूछ रहे हैं, क्या मैं परिणामों से कुछ दिन पहले स्टॉक में प्रवेश करना पसंद करता हूं? अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए मैं परिणामों और अस्थिरता जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देता। मैं केवल अपने चार्ट्स पर ध्यान देता हूं कि अगर मेरी प्राइस स्ट्रक्चर, मेरा RSI, मेरी वॉल्यूम, मेरी वेव काउंट और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक उच्च संभावना सेटअप का सुझाव दे रहे हैं तो मैं ट्रेड लूंगा, अन्यथा नहीं। अगला हमारे साथ श्री मूर्ति हैं जो साउथ बैंक के विश्लेषण के लिए पूछ रहे हैं।
बैंकों के बारे में जैसा कि मैंने कहा, मैं उनका बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं कि आप 3 महीने से स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। क्या आपको इस स्टॉक में और अधिक निवेश करना चाहिए? चलो देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक ट्रेंड उभरता हुआ देख सकता हूँ। तो चूंकि मैं साप्ताहिक चार्ट पर ट्रेंड लाइन खींच रहा हूँ, मैं इसे सफेद रखना चाहता हूँ। और चूंकि यह पहला था, मैं इसे भी रखना चाहता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ वास्तव में एक मजबूत ट्रेंड है, लेकिन मैं ये भी देख सकता हूँ कि स्टॉक अभी नीचे की ओर ट्रेंड कर रहा है। इसलिए जब तक इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह स्टॉक को इकट्ठा करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। आपने वास्तव में ट्रेंड के गलत पक्ष पर स्टॉक खरीदा है। अगर आपने फरवरी से पहले स्टॉक खरीदा होता तो आपने बहुत अच्छा किया होता। आपने शानदार मुनाफा बुक किया होता। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने शायद फोमो के कारण खरीदा। आपने एक रैली देखी और आप एंकर हो गए, या हाल की घटनाओं का पूर्वाग्रह आप पर हावी हो गया और फिर आपने इसे यहाँ खरीदा। यह बहुत अच्छा विचार नहीं है। तो फिर से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ और यहाँ स्टॉक में वास्तव में मजबूत गति थी, और इस प्रकार यह हमारा पिछला पी बन जाता है। सेकंड, ये सबसे हालिया, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध बन जाता है। अब ये आंतरिक शिखर निश्चित रूप से हैं, लेकिन मैं उनमें से बहुत अधिक ताकत नहीं देख रहा हूँ। और अगर मैं इसका फिबोनाची लेता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि 83.2% अभी परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो साउथ बैंक के संदर्भ में जब तक स्टॉक उच्चतम स्तर स्थापित नहीं करता, मैं यहां और आवंटन की सिफारिश नहीं करूंगा। वास्तव में 25 मिनट के टाइम फ्रेम पर आरएसआई एक नकारात्मक रेंज शिफ्ट दिखा रहा है, जो संकेत है कि सुधार वास्तव में जारी रह सकता है। इसलिए यह अभी ताजा प्रवेश करने या अधिक संचित करने के लिए बहुत आकर्षक स्टॉक नहीं है। वास्तव में चूंकि आपके पास एक पोजीशन है, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और आपको स्टॉक से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपको इस विशेष स्टॉक में अपने पूंजी को किसी भी और जोखिम के लिए उजागर नहीं करना चाहिए। अब हम इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़े हरीश के लिए डिक्सन के विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। तो डिक्सन 44 दिन अब औसत है। डिक्सन एक बहुत ही मजबूत स्टॉक है, बहुत ही मजबूत अंतर्निहित ट्रेंड है, और मुझे लगता है कि गति लगातार चरम पर है, जो यह बहुत अच्छा सुझाव देता है कि हर गिरावट स्टॉक खरीदने का एक शानदार अवसर है। इसलिए मैं एक नई रैली की उम्मीद कर रहा हूँ। अब समग्र रूप से आईटी सेक्टर में मैं काफी बुलिश हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं डिक्सन में भी काफी बुलिश हूँ। और डिक्सन के लिए जो मैं देख सकता हूँ वह एक तेजी से चल रही रैली है, जिसमें थकावट या नकारात्मक विचलन का कोई संकेत नहीं है। मेरा डिक्सन पर तत्काल लक्ष्य लगभग 15 से 16 हजार रुपए के स्तर के आसपास होगा, और जो स्टॉप लॉस मैं आपको बनाए रखने का सुझाव दूंगा वह लगभग 9,900 के स्तर के आसपास होगा। जी, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, 100 बड़े स्टॉप लॉस राउंड सही है, लेकिन फिर भी अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो स्टॉक को 1100 और ERR 300 के स्तर के आसपास पकड़ने की कोशिश करें। और चूंकि आपके पास पहले से ही एक सक्रिय स्थिति है, इसलिए बस स्टॉक को होल्ड करते रहें। तो 4400 इस पर एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। हमारे पास दर्शकों से जियो फाइनेंस के लिए 2 अनुरोध हैं। दोनों संयोगवश ईटी मार्केट लाइव स्ट्रीम पर हैं। एक सुमन से है और दूसरा श्री बोस से। तो चलिए जियो फाइनेंस पर एक नजर डालते हैं। तो श्री बोस दीर्घकालिक दृष्टिकोण चाहते हैं, तो मुझे लगता है, देखिए मेरे पास यहाँ दीर्घकालिक मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त चार्ट डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से काफी आकर्षक स्टॉक है। हालांकि उपलब्ध सीमित मूल्य डेटा के कारण मैं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक तकनीकी विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हूँ। यहाँ से एक छोटे समय के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि स्टॉक में नई एंट्री करने का समय तब होगा जब ये मोमेंटम पीक पहले ही टूट चुका है। इसलिए मैं इस मोमेंटम पीक के बेस को देखूंगा जो यहाँ है। तो या तो स्टॉक इस स्तर पर वापस आता है, लगभग 280 के स्तर के आसपास मैं आगे बढ़ने और स्टॉक को और जोड़ने का जोखिम उठाऊंगा, या स्टॉक उच्च ऊंचाई स्थापित करना शुरू करता है, मूल रूप से एक नया अपर ट्रेंड का चरण, तब मैं संभावित रूप से। तो इसके साथ ही हम आज के सत्र के अंत में आते हैं।
शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने वादा किया था, आपके लिए एक घोषणा है। तो सबसे पहले मैंने वीडियो का हिंदी संस्करण पेश किया है, तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो हिंदी में सामग्री की सराहना करते हैं तो चिंता न करें, मैं इस सत्र की रिकॉर्डिंग बिना किसी ऑडियो समस्या के दोनों अंग्रेजी और हिंदी में अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगी। तो आप मेरा नाम सर्च करके यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मैं यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपके साथ टिप्पणियों में साझा करूंगी। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को खोजने के लिए बस मेरा नाम कविता अग्रवाल CMTCFA देखना है, और आप देख पाएंगे कि मैंने हिंदी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा मजेदार है क्योंकि मैं अपने अंग्रेजी वीडियो का अनुवाद करने के लिए AI का उपयोग कर रही हूँ। थोड़ा अतिशयोक्ति है, यह और बेहतर होने वाला है। मेरे बने रहें। मैं एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने की उम्मीद करती। यदि आपके परिवार के सदस्य या दोस्त हिंदी सामग्री अधिक सहज, तो उन्हें वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करें। और जैसा कि मैंने कहा, कल स्वतंत्रता दिवस है जी, तो इसे मनाने के लिए मैंने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जो बेहतर दिखने वाली और अधिक कार्यात्मक है। इन दोनों को मनाने के लिए मैं अपनी सब्सक्रिप्शन सेवाओं पर 15% की छूट दे रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, या अगर आप मेरे साथ मुझसे स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप 15% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। फिर से उस बारे में जानकारी पहले ही मेरे टेलीग्राम चैनल पर साझा की जा चुकी है। तो आपको बस चैनल ट्रेड विद कविता से जुड़ना है ताकि उस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। और मेरे पास यहाँ एक स्टिकी नोट है जो मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहता है कि यदि आपको साझा की गई सामग्री उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी टिप्पणियां छोड़ें, क्योंकि जो भी टिप्पणियां या फीडबैक आप छोड़ते हैं मैं उन्हें ध्यान में रखती हूं, और इससे मुझे हमेशा मेरे कंटेंट की गुणवत्ता और आउटपुट को सुधारने में मदद मिलती है, इसलिए मैं इसकी बहुत सराहना करूंगी। और हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जान सकें कि मैं अगला सत्र कब कर रही हूँ। मैं हर बुधवार और हर शुक्रवार को शाम 5 बजे लाइव आती हूँ, इसलिए मैं आपको शुक्रवार को मार्केट आउटलुक सीरीज में फिर से मिलूंगी, जहां हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंटरसेक्टर चार्ट्स पर चर्चा करेंगे और बस यह आकलन करने की कोशिश करेंगे कि गति किस दिशा में जा रही है ताकि हम अपना पैसा वहां लगा सकें। एक बेहतरीन दर्शक होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और नमस्ते।